नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए करंट अफेयर, जिसमें आज हम जनवरी 2022 का विरासत और संस्कृति का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है तिरुवल्लुवर। पहले टॉपिक के रूप में तिरुवल्लुवर है। कौन है? तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर तमिल साहित्य में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। तिरुवल्लुवर को तमिलों द्वारा एक प्राचीन संत, कवि और दार्शनिक के रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये जानो कि तिरुवल्लुवर का संबंध तमिल साहित्य से है। ये तमिल साहित्य में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है, और तमिलों द्वारा इन्हें एक प्राचीन कवि और दार्शनिक के रूप में सम्मानित किया जाता है। तिरुवल्लुवर अपनी साहित्यिक कृति तिरुक्कुरल के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, जो राजनीति, प्रेम, नैतिकता और अर्थशास्त्र से संबंधित विषयों पर दोहों का संग्रह है। इस पुस्तक को पांचवें वेद या तमिल भूमि की बाइबल की संज्ञा दी जाती है। मतलब ये जो तिरुवल्लुवर साहब हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है जिसका नाम है तिरुक्कुरल। और ये जो इनकी कृति है वो राजनीति, प्रेम, नैतिकता और अर्थशास्त्र से संबंधित है। और ये जो लिखने का तरीका है वो दोहों के संग्रह के रूप में है, यानी कि दोहों के रूप में इन्होंने इसे लिखा है। किसे लिखा है? तिरुक्कुरल को लिखा है। ठीक है, और इस पुस्तक को जो है पांचवें वेद या तमिल भूमि की बाइबल के रूप में जाना जाता है या संज्ञा दी जाती है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। तो तिरुवल्लुवर जी के बारे में पहली चीज़ तो ये तमिल साहित्य के विद्वान हैं। ठीक है, और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति है वो तिरुक्कुरल है, और इन्हीं के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को प्रतिवर्ष तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है त्यागराज आराधना। ठीक है, यह एक वार्षिक आराधना है जो प्रत्येक वर्ष संत त्यागराज की पुण्यतिथि पर आयोजित की जाती है। कब आयोजित की जाती है? 18 जनवरी से 22 जनवरी के बीच। लेकिन इस बार इसे कोरोना काल की वजह से सिर्फ एक दिन के लिए मनाया गया। तो ये क्या है भाई? ये एक वार्षिक आराधना है जो संत त्यागराज की पुण्यतिथि पर आयोजित की जाती है 18 से 22 जनवरी के बीच। यह संगीत समारोह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में मनाया जाता है और मुख्य रूप से तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थिरुवैयारू में, जहां त्यागराज ने समाधि प्राप्त की थी। मतलब ये जो त्यागराज आराधना है, इसमें होता क्या है? तो ये एक संगीत समारोह होता है और ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्य में होता है, और उसमें भी स्पेशली तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थिरुवैयारू में होता है, जहाँ संत त्यागराज ने समाधि प्राप्त की थी। ठीक है, संत त्यागराज एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनकी अधिकांश कृतियाँ तेलुगु भाषा में हैं। इनकी प्रमुख कृति पंचरत्न है। ठीक है, तो त्यागराज आराधना के बारे में बस इतना समझिए कि त्यागराज आराधना वार्षिक आराधना है, वार्षिक रूप से मनाई जाती है। संत त्यागराज की पुण्यतिथि पर मनाई जाती है। 18 से 22 जनवरी के बीच मनाई जाती है। इसमें होता क्या है? तो ये एक संगीत समारोह होता है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में मनाया जाता है, और मुख्य रूप से तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थिरुवैयारू में मनाया जाता है, जहाँ संत त्यागराज ने समाधि प्राप्त की थी। संत त्यागराज एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और इनकी अधिकांश कृतियाँ तेलुगु भाषा में हैं। इनकी प्रमुख कृति पंचरत्न है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं।
चेन्नकेशव मंदिर, वेल्लूर, कर्नाटक। चेन्नकेशव मंदिर जो कि कर्नाटक के वेल्लूर में स्थित है। इसे वेल्लूर के विजय नारायण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। क्या है? इसे वेल्लूर के विजय नारायण मंदिर के रूप में जाना जाता है और यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को 1117 ईस्वी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा वेल्लूर के यगाची नदी के तट पर बनाया गया था। ठीक है। वेलूर को वेलापुर भी कहा जाता है, जो प्रारंभिक होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। वेलूर को वेलापुर भी कहा जाता है, जो प्रारंभिक होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। तो सिंपल सा इस मंदिर के बारे में बस इतना जानना है कि ये कर्नाटक में है, विष्णु को समर्पित है और 1117 ईस्वी में विष्णुवर्धन द्वारा वेल्लूर की यगाची नदी के तट पर बनाया गया है। और वेल्लूर को ही प्राचीन काल में वेलापुर कहा जाता था, जो कि प्रारंभिक होयसल साम्राज्य की राजधानी थी। बस अगला टॉपिक है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक के हलेबीड में है होयसलेश्वर मंदिर। इसे हलेबीड मंदिर भी कहा जाता है, हलेबीड मंदिर भी कहा जाता है और ये शिव को समर्पित है। ठीक है। इसका निर्माण 1121 में होयसल राजा, वही राजा जो पिछले वाले मंदिर का निर्माण करवाए थे, विष्णुवर्धन ने ही बनवाया था इसे। और इस मंदिर की दीवारों पर 240 से अधिक मूर्तियां बनाई गई हैं। सिंपल इस मंदिर के बारे में पहली चीज़, कर्नाटक के हलेबीड में है होयसलेश्वर मंदिर। इसे हलेबीड मंदिर भी कहते हैं, शिव को समर्पित है। राजा विष्णुवर्धन ने ही इसे 1121 में बनवाया था और इस मंदिर की दीवारों पर 240 से अधिक मूर्तियां बनाई गई हैं। अगला है केशव मंदिर, सोमनाथपुरम, कर्नाटक। ये मंदिर भी कर्नाटक में ही है और कर्नाटक के सोमनाथपुरम में है। यह कर्नाटक के सोमनाथपुरम में कावेरी तट पर स्थित एक वैष्णव मंदिर है। ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को 1258 में होयसल राजा नरसिम्हा तृतीय के एक सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा बनाया गया था। मतलब ये याद रखना है, इसमें केशव मंदिर में सिर्फ इतना याद रखना है, केशव मंदिर में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये कर्नाटक के सोमनाथपुरम में है, कावेरी नदी के तट के किनारे बसा है, विष्णु देव को भगवान को समर्पित है, वैष्णव मंदिर है। और नरसिंह द्वितीय, होयसल साम्राज्य के राजा नरसिंह तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंडनायक ने 1258 में इसे निर्मित करवाया था। अगला हम देखते हैं जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ओडिशा राज्य ने औपचारिक रूप से वर्ष 1952 में जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पेश किया, जो 1954 में लागू हुआ। इस अधिनियम में मंदिर के भूमि अधिकारों, सेवायत के कर्तव्यों, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की प्रशासनिक शक्तियों, पुरी के राजा, मंदिर के प्रबंधन तथा प्रशासन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के अधिकार एवं विशेषाधिकार का प्रावधान है। सिंपल से इसके बारे में बस इतना ही समझना है कि भाई ये अधिनियम जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है, चूँकि जगन्नाथ मंदिर वहीं है। तो 1952 में पेश किया गया था और 54 में ये लागू हो गया था। ठीक है। इसमें प्रावधान क्या किया गया है, तो इसमें मंदिर के भूमि अधिकारों, वहाँ जो सेवायत के कर्तव्य हैं, यानी कि जो वहाँ सेवारत व्यक्ति हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की प्रशासनिक शक्तियाँ क्या हैं, श्री जगन्नाथ मंदिर की एक प्रबंधन समिति है जो उसकी प्रशासनिक शक्ति क्या है। ठीक है। पुरी के राजा और मंदिर के प्रबंधन तथा प्रशासन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के अधिकार और विशेषाधिकार का प्रावधान है। मतलब पुरी के राजा और मंदिर के प्रबंधन तथा प्रशासन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के अधिकार एवं विशेषाधिकार का भी प्रावधान इसमें किया गया है। अगला हम देखते हैं जगन्नाथ मंदिर। ठीक है।
जगन्नाथ मंदिर। यह उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जो विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। यह 4 धाम तीर्थों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम का एक हिस्सा है। इसका निर्माण गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंगा द्वारा 12वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था, जैसा कि उनके वंशज नरसिंह देव द्वितीय के केदुपटना तांबे की प्लेट के शिलालेख से पता चलता है। पुरी का यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद जैसे महान संत इस मंदिर से निकटता से जुड़े थे। मतलब अब इस मंदिर में हमें क्या क्या देखना है कि भाई जो जगन्नाथ मंदिर है, सभी को पता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा के पुरी में है। नहीं पता है तो पता कर लो, मतलब पता हो गया अब कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जो कि विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। दूसरा, ये चीज़ भाई पता है कि भारत में 4 प्रसिद्ध धाम हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारिका, और चारों दिशाओं में स्थित है। तो उन्हीं में से एक जगन्नाथ भी है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी उन्हीं में से एक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोडगंगा ने करवाया था। ये गंग वंश से संबंधित है और 12वीं शताब्दी में इन्होंने करवाया था। और इस बात का उल्लेख, यानी कि गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंगा ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसका उल्लेख उन्हीं के वंशज यानी कि गंग वंश के राजा नरसिंह देव द्वितीय के केदुपटना तांबे की प्लेट के शिलालेख से पता चलता है। इस मंदिर की जो सबसे कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वो ये है वार्षिक रथ यात्रा या रथ उत्सव। यहाँ वार्षिक रथ यात्रा जो निकाली जाती है, ये इसका सबसे प्रसिद्ध है, इस मंदिर के में एक प्रसिद्ध है। और इस मंदिर से संबंधित कुछ महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद। ठीक है, अगला टॉपिक है बकरे के सिर वाली योगिनी की मूर्ति। बकरे के सिर वाली योगिनी की मूर्ति। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा हाल ही में 10वीं शताब्दी की पत्थर की बनी बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति नई दिल्ली के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजी गई। मतलब भैया बस सिंपल ये समझो कि एक मूर्ति लंदन से भारतीय उच्चायोग ने नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजा है, और वो मूर्ति जो है वो 10वीं शताब्दी की है, पत्थर की बनी हुई है, और उसका सिर जो है वो बकरे का है। ठीक है, अब संस्कृति मंत्रालय का क्या कहना है? तो संस्कृति मंत्रालय और जो लंदन में भारतीय उच्चायोग है, उसका कहना है कि ये 10वीं शताब्दी की इस पत्थर की मूर्ति को 1980 के दशक के आसपास उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखारी ग्राम स्थित एक मंदिर से अवैध रूप से हटा दिया गया था। लोखारी जो कि वर्तमान में चित्रकूट में स्थित है। मतलब ये कि संस्कृति मंत्रालय और भारतीय उच्चायोग लंदन का कहना है कि जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति 1980 के दशक में यूपी के बांदा जिले के लोखारी गांव से चोरी हो गई थी। ठीक है, ये वही मूर्ति है जो लंदन में मिली है, एक गार्डन में मिली है, एक निजी घर के बगीचे में मिली है ये मूर्ति। और जो ये लोखारी गांव है, ये वर्तमान में चित्रकूट जिले में पड़ता है। इस मूर्ति के बारे में और कुछ चीज़ें, जैसे कि यह मूर्ति जो है वो बलुआ पत्थर से बनी है। बलुआ पत्थर से बने पत्थर के देवताओं के एक समूह से संबंधित है। मतलब ये जो मूर्ति है वो अकेली नहीं, बल्कि इस तरह की कई मूर्तियों का एक समूह लोखारी ग्राम में था। लोखारी गांव के उस मंदिर में इस तरह की मूर्तियों का एक समूह था, जिनमें से ये भी एक है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है इसके संदर्भ में कि 2013 में पेरिस स्थित भारतीय दूतावास ने भैंस के सिर वाली एक वृषणा योगिनी की ऐसी ही मूर्ति बरामद की गई थी, जो लोखारी गांव के उसी मंदिर से चुराई गई थी। मतलब ये मूर्ति तो लंदन से मिली बकरे के सिर वाली, और भैंस के सिर वाली एक फ्रांस से भी मिली थी, और जो उसी लोखारी गांव के मंदिर से चुराई गई थी, 2013 में मिली थी। ठीक है, और 2013 सितंबर 2013 में ही उसे
नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित किया गया। अगला हम देखते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, NGMA। यह भारत के संस्कृति मंत्रालय के तहत प्रमुख आर्ट गैलरी है। क्या है ये? आर्ट गैलरी है। किस मंत्रालय के लिए? संस्कृति मंत्रालय के लिए। नई दिल्ली के जयपुर हाउस स्थित इस संग्रहालय की स्थापना 1954 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति S राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट क्या है? ये एक आर्ट गैलरी है जो संस्कृति मंत्रालय के तहत अंतर्गत आती है। ठीक है, ये जो है इसका ये है कहाँ? तो ये नई दिल्ली के जयपुर हाउस में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में डॉक्टर राधाकृष्णन ने किया था। तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी ने, एक मिनट, हाँ, तत्कालीन उपराष्ट्रपति S राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय का शाही भवन तत्कालीन जयपुर के महाराजाओं का शाही आवास हुआ करता था। यहाँ चित्रकारी का शानदार संग्रह है जिसमें कुछ पेंटिंग 150 वर्ष पहले की है। ठीक है, पेंटिंग के इस संग्रह में 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभ काल वाले ब्रिटिश आर्टिस्टों थॉमस डेनियल और उनके भतीजे विलियम की पेंटिंग भी रखी गई है। ठीक है, अगला हम देखेंगे रानी वेलू नचियार। रानी वेलू नचियार ये कौन है? ये एक रानी है भाई। रानी वेलू नचियार तमिलनाडु के शिवगंगई जिले की 18वीं सदी की रानी थी, जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पहली रानी के रूप में जाना जाता है। कौन है ये? पहली चीज़ तो ये जानो कि ये तमिलनाडु के शिवगंगई जिले से संबंधित है। ये 18वीं सदी की रानी है। ठीक है, और ये इन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली पहली रानी के रूप में जाना जाता है। अगला इनके बारे में ये है कि तमिल लोग इन्हें वीर मंगई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वीर मंगई उपनाम से संबोधित करते हैं। रामनाथपुरम के रामनाद साम्राज्य के राजा चेलामुथु विजयराघुनाथ सेतुपति, चेलामुथु विजयराघुनाथ सेतुपति और रानी सकंदीमुथल की इकलौती संतान थी। इसे खतरनाक नाम रखने की क्या जरूरत थी? आसान सा रमेश सुरेश दिनेश नहीं रख सकते थे? तो भैया ये जो थी, ये रामनाथपुरम के रामनाद साम्राज्य के राजा चेल्लामुथु विजयराघुनाथ सेतुपति और रानी सकंदीमुथल की इकलौती संतान थी। ठीक है, रानी वेलू नचियार युद्ध में हथियारों का उपयोग बलारी सिल्बम मतलब छड़ों का उपयोग करके लड़ना, घोड़सवारी, तीरंदाजी जैसे मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। मतलब खतरनाक लेडी थी। 31 दिसंबर 2008 को उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया गया था। मतलब कुल मिला के भाई रानी वेलू नचियार एक बहुत ही प्रतिभाशाली, योग्य और साहसी रानी थी जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इन्हें वीर मंगई नाम से जानते हैं तमिल लोग। ठीक है, और इन्हीं के याद में 31 दिसंबर 2008 को एक डाक टिकट जारी किया गया था और इन्हीं के साथ ये हमारा सेगमेंट पूरा हुआ। यानी कि जनवरी 2022 का विरासत और संस्कृति, जनवरी और 2022 की विरासत संस्कृति कंप्लीट हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।